नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस विद राज जायसवाल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो भी छात्र आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर इस वक्त टेंशन में है ना, उनके लिए ये डीप एनालिटिकल एक्सप्लेनर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम बिल्कुल डेटा के आधार पर बात करेंगे कि जोन वाइज कट ऑफ क्या रहा, किस जोन है कट ऑफ सबसे ज्यादा गया, सीबीटी 2 के लिए हमारी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, इस परीक्षा का रियल कॉम्पिटिशन आखिर है क्या, और सबसे महत्वपूर्ण आरआरबी जेईई 2026 की क्या संभावनाएं हैं। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हम रिजल्ट और कट ऑफ का अवलोकन करेंगे, हाई कंपटीशन और जोन वाइज वेरिएशंस को देखेंगे, वैकेंसी के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे और फिर सीबीटी 2 की रणनीति के साथ साथ 2026 के अवसरों पर भी एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप तैयार करेंगे। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिजल्ट और कट ऑफ की गणितीय वास्तविकता से। हाल ही में आए परिणामों को लेकर जो घबराहट है, जो एक पैनिक का माहौल है, उसे शांत करने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नंबर इतने ऊंचे क्यों दिख रहे हैं। एक मेंटोर के तौर पर मैं इस गणितीय सच्चाई को आज बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखें, इन ऊंचे कट ऑफ का जो सबसे बड़ा और सीधा कारण है वो है ये सिंपल सा समीकरण। कम वैकेंसी का सीधा मतलब होता है हाई कट ऑफ। कई जोन्स में इन चौंकाने वाले आंकड़ों का मुख्य कारण यही था कि छात्रों की तैयारी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी और उनके सामने सीटों की संख्या बेहद सीमित थी। जब इतनी शानदार तैयारी वाले छात्र इतनी कम सीटों के लिए लड़ेंगे तो कट ऑफ का आसमान छूना तो बिल्कुल तय है। एक बात और, कैंडिडेट्स के लिए ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो ऊंचे नंबर हमें दिख रहे हैं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। इसका मतलब यह है कि रॉ स्कोर को शिफ्ट की कठिनाई के आधार पर स्केल किया गया है। इसलिए अपने सीधे कच्चे अंकों से इसकी तुलना करके बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब जब हम इस डेटा का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों और अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट विभाजन उभर कर आता है। जिन जोन्स में औसत कट ऑफ 70 से कम है, उन्हें फिर भी सुरक्षित माना जा सकता है, लेकिन जहां औसत कट ऑफ 80 के पार चला गया है, सच कहूं तो वहां कंपटीशन वास्तव में बहुत ही भयंकर रहा है। हर जोन का कंपटीशन लेवल बिल्कुल अलग था। तो चलिए सीधा डेटा के अंदर चलते हैं और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोलकाता और रांची के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जरा इस डेटा को देखिए। भले ही कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, लेकिन छात्रों के बीच जो भारी जागरूकता थी ना, उसने कुछ पदों के लिए कट ऑफ को लगभग 80 तक धकेल दिया। उदाहरण के लिए स्पेशल कैटेगरीज में 79.5 का आंकड़ा। वहीं रांची ने भी इस तीव्र प्रतिस्पर्धा को ही दर्शाया, जहां मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 76 से 77 के बीच रहे। यह थोड़ा अप्रत्याशित जरूर है, लेकिन यही आज के कंपटीशन की असली वास्तविकता है। इन टॉप 2 जोन से आगे बढ़ते हुए अन्य जोन्स में भी हमें बहुत ही दिलचस्प ब्रांच वाइज वेरिएशंस देखने को मिले हैं, और ये वेरिएशंस एक बहुत ही गहरी कहानी बयां करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स को आमतौर पर बिलासपुर, चेन्नई और सिकंदराबाद में 65 से 68 के बीच थोड़ी कम कट ऑफ का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जरा बिलासपुर में मैकेनिकल का कट ऑफ देखिए, ये नाटकीय रूप से उछलकर सीधे 80 तक पहुंच गया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आज के समय में सिर्फ जोन ही नहीं, बल्कि ब्रांच का चुनाव भी कितना ज्यादा अहम हो गया है। वहीं चंडीगढ़ और गोरखपुर का डेटा एक और विसंगति को उजागर करता है। यहां स्टोर्स डिपार्टमेंट ने परीक्षा पास करने के लिए 81 से 82 अंकों की चौंकाने वाली मांग की है। सच में ये कंपटीशन का एक अलग ही लेवल है। दोस्तों, अगर आपको ये वास्तविक और तथ्य आधारित जानकारी यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यही सपोर्ट ऐसी जेन्युइन जानकारी लाने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। और हाँ, जो कैंडिडेट्स अभी भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ी कुंजी है। मुंबई और प्रयागराज जैसे प्रमुख हब ने अभी तक अपने आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जैसे ही ये आएंगे, तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी, इसलिए पैनिक बिल्कुल ना करें। अब आते हैं उस विषय पर जो इस पूरी स्थिति का मूल कारण है। ये समझने के लिए कि 70 अंकों का ये न्यूनतम मानक आखिर सेट कैसे हो गया, हमें कुल वैकेंसी के वितरण को बहुत ध्यान से समझना होगा। ये जो 2569 का आंकड़ा है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। पूरे देश में इस परीक्षा चक्र के लिए कुल मिलाकर केवल 2569 पद ही उपलब्ध थे। जरा सोचिए, पूरे भारत के लाखों छात्रों के लिए मात्र 2500 से कुछ अधिक पद। जब हम उस संख्या को विभाजित करते हैं तो मैकेनिकल 15,222 पदों के साथ सबसे आगे था। उसके बाद सिविल और फिर कंप्यूटर साइंस का नंबर आता है।
इसी विभाजन ने मुख्य रूप से यह तय किया कि आवेदकों का घनत्व और प्रतिस्पर्धा किस दिशा में सबसे अधिक भारी होने वाली है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर ये था कि विभिन्न विभागों के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स छात्रों की क्रॉस एलिजिबिलिटी थी, जिसने इन सीमित सीटों पर प्रतिस्पर्धा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। स्वाभाविक है कि जहां वैकेंसी ज्यादा दिखी, जैसे कोलकाता और मुंबई में, वहां पूरे देश के छात्रों ने टूटकर आवेदन किया, जिससे उन जोन्स का कट ऑफ बिल्कुल आसमान छू गया। खैर, जिन कैंडिडेट्स ने इस क्रूर और कठिन पहले चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन जश्न मनाने का समय बहुत कम है। अब पूरा फोकस तुरंत CBT 2 पर शिफ्ट होना चाहिए। अगली परीक्षा जून के अंत और जुलाई के बीच होने की पूरी उम्मीद है। इसलिए एक गंभीर छात्र के तौर पर 15 जून को अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक पूर्ण और सख्त डेडलाइन मान लेना चाहिए। अब अपनी तैयारी की स्पीड बढ़ाने का बिल्कुल सही समय आ गया है। इस तेज समय सीमा के लिए एक बहुत ही सख्त 3 चरणीय प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। सबसे पहले जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसे जल्द से जल्द समेटना होगा। उसके बाद गहन रिवीजन के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में लॉक करना होगा और अंत में प्रतिदिन मॉक टेस्ट के जरिए अपनी वास्तविक तैयारी का परीक्षण करना बेहद जरूरी है। अब उन कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं जिनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ से थोड़े कम रह गए। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियलिटी चेक की जरूरत है। देखिए, सोशल मीडिया पर टॉपर्स के असत्यापित और अनवेरिफाइड डेटा को देखकर घबराने या पैनिक करने से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। हर इंटरनेट स्कोर असलियत नहीं होता। उस ऊर्जा को बाहर बर्बाद करने के बजाय उसे भीतर की तरफ, अपनी अगली तैयारी की तरफ मोड़ना कहीं ज्यादा बेहतर है। हमेशा याद रखिए, एक परीक्षा किसी का भी पूरा भविष्य तय नहीं करती है। असली ताकत निरंतरता में है, कंसिस्टेंसी में है। आगामी आरआरबी जेईई 2026 चक्र उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जो पीछे हटने के बजाय अपनी गति और निरंतरता बनाए रखने का विकल्प चुनते हैं। आज अपने कमजोर बिंदुओं को पहचानकर और आने वाले महीनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके 2026 में फाइनल सिलेक्शन की नींव आज ही रखी जा सकती है। तो अंत में इस पूरे डेटा को निराशा के रूप में बिल्कुल नहीं लेना है, बल्कि इसे आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक रोडमैप के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आज की निरंतर तैयारी 2026 का कट ऑफ पार करने की असली चाबी होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों। धैर्य और निरंतरता ही सबसे बड़ी ताकत है। अपनी तैयारी पूरी ऊर्जा के साथ जारी रखिए। अगर ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये था गाइडेंस विद राज जायसवाल पर एक विस्तृत विश्लेषण। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।